जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रिपब्लिक डे परेड को लेकर आई एक रिपोर्ट से। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से मल्टीपल टाइम ये दावे किए गए कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के मल्टीपल राफेल जेट को मार गिराया, और उनमें से एक फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर BS-022 था, वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। बाकायदा इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से फेक जो AI जनरेटेड इमेजरी है, ये सर्कुलेट करी गई, और उसके बाद से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो पाकिस्तानी पत्रकार प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ चुके होंगे, उन्होंने भी इस पे बैक टू बैक आर्टिकल्स लिखे और इसका पूरा समर्थन चाइना की तरफ से किया गया। और यहाँ पर हम मानते हैं कि भारतीय वायुसेना को उसी समय इसका जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन पाकिस्तान का यह प्रोपेगेंडा इतनी बुरी तरीके से लताड़ा जाएगा, पाकिस्तान ने भी खुद नहीं सोचा था। दरअसल गणतंत्र दिवस 2026 में जब सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू किया, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने अपना फ्लाई पास्ट शुरू किया, तभी वहां पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। और खासकर पाकिस्तान के कुछ कथाकथित जो विश्लेषक हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने तो इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं करी थी कि कैसे रिपब्लिक डे का ये फ्लाई पास्ट उनके प्रोपेगेंडा की मैयत बनने वाला है। दरअसल जिस समय भारतीय वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन शुरू किया, उसी समय दर्शकों की नजर और कैमरे की नजर एक विशेष राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट पर पड़ती है, और ये राफेल फाइटर वही था जिसको लेकर पाकिस्तानी ये कहते थे कि उन्होंने इसको मार गिराया है। जी हाँ, ये एयरक्राफ्ट था BS-022 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको पाकिस्तान ने अपने फेक नैरेटिव और फेक प्रोपेगेंडा के अंतर्गत ये दिखाकर दुनिया के सामने रखा कि हमारी एयर टू एयर मिसाइल ने इसको मार गिराया था। और गणतंत्र दिवस पर इसकी खुली उड़ान ने और ये साफ कर दिया कि पाकिस्तानी दावा सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये पहली बार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी BS-021 और BS-027 को लेकर के भी यही दावा किया था। लेकिन बाद में कभी ये एयरक्राफ्ट किसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज में, कभी ये जो एयरक्राफ्ट है ये जो अपनी तैयारियों की उड़ान होते हैं उस दौरान दिखाई पड़े, यानी ऑपरेशनल हालत में दिखाई पड़े, जिसके बाद पाकिस्तानी फेक नैरेटिव वहां पर दम तोड़ देता है। भारतीय वायुसेना का ये कदम एक रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि भारत न केवल ऐसे दावों से बेपरवाह है, बल्कि उनका जवाब तथ्यों के साथ देता है। और जब से ये तस्वीर सामने निकल के आई है, पाकिस्तान में तो मातम का विषय बना हुआ है, लेकिन भारत में इस चीज को काफी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये चीज हम पहले भी जानते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये दावा किया था कि भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर BS-022 है, इसको उन्होंने शॉट डाउन किया है या शूट डाउन किया है, तो यहाँ पर उन्होंने दावों के सबूतों के तौर पर कुछ भी चीजें नहीं दी। ना इसकी कोई सैटेलाइट इमेजरी उनकी तरफ से जारी करी गई, ना ही इसके मलबा उनकी तरफ से एक्चुअल जारी किए गए, और ना ही कोई न्यूट्रल कंफर्मेशन जो ये साबित कर सके कि भारतीय वायुसेना का BS-022 शॉट डाउन किया गया था। भारतीय वायुसेना ने निसंदेह उस समय कुछ चुप्पी जरूर साधी थी, जिसके बाद ये पूछा गया था कि आखिरकार भारतीय वायुसेना ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, ट्विटर पर इसका जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जानती है कि वो शोर से नहीं बल्कि एक्शन के साथ जवाब देती है, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया है। 26 जनवरी 2026 को राजपथ के ऊपर फ्लाई पास शुरू होते ही कैमरों में कैद हुआ वो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट दरअसल भारतीय वायुसेना का एक जीता जागता और दहाड़ता जवाब था, जिसने दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा कि पाकिस्तानी नैरेटिव फॉल्स था, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फॉल्स था। हम यहाँ पर आसान के साथ उड़ान भर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ उड़ान भर रहे हैं, और भारतीय वायुसेना की ताकत कम नहीं हुई है। आप इस चीज को किस प्रकार से देखते हैं? क्या भारतीय वायुसेना ने सोची समझी रणनीति के अंतर्गत राफेल फाइटर को लेकर चुप्पी साधी थी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। DRDO की तरफ से विकसित की गई स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को लेकर सालों से जो बातें कही जा रही थी, आज वो सच साबित हो गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की रेंज अब 110 किलोमीटर नहीं बल्कि 160 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें ना कोई नई मिसाइल है, ना कोई नया इंजन इंटीग्रेट किया गया है, और ना ही कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी। दरअसल फिर ये चमत्कार हुआ कैसे, आइए इसको हम समझते हैं। और यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से इसका क्या कनेक्शन है, इसकी रेंज बढ़ी कैसे, और इंडियन एयरफोर्स को इसका क्या रणनीतिक फायदा देखने को मिलने वाला है, और आगे अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 भी क्या धमाका करने वाली है। देखिए, अस्त्र मार्क 1 भारत की एक इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया है।
पहले इसकी घोषित रेंज 110 किलोमीटर की थी और लोग अक्सर कहते थे कि मीटियोर इससे ज़्यादा ताकतवर है, PL-15 के ये बहुत पीछे है और अस्त्र में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूरी कहानी नहीं थी, क्योंकि मिसाइल की असली ताकत सिर्फ ऑन पेपर नहीं बल्कि रियल कॉम्बैट प्रोफाइल में निकलती है। इसको समझने के लिए हमें ऑपरेशन सिंदूर में चलना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर एक युद्ध ही नहीं था, बल्कि ये भारत के लिए या भारतीय वायुसेना के लिए एक हाई एल्टीट्यूड रियलिस्टिक ट्रायल ग्राउंड था। कॉम्बैट लाइक सिचुएशन थी और लॉन्ग रेंज टारगेट एंगेजमेंट भी हुए, वो भी अलग अलग लॉन्च प्रोफाइल में। इन्हीं ट्रायल्स में अस्त्र मार्क 1 को उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी का असली पता चला और डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स भी इससे परिचित हुई कि मिसाइल की असली इफेक्टिव रेंज उनके दिए गए आंकड़े से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इस टेस्ट के दौरान या इस फायर के दौरान 160 किलोमीटर की इफेक्टिव कॉम्बैट रेंज कंफर्म हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये रेंज बढ़ी कैसे, और सबसे जरूरी सवाल कि क्या कोई नई मिसाइल यहाँ तैयार की गई थी अस्त्र मार्क 1 में, या फिर नया इंजन बदला गया था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असली कारण क्या है? पहला कारण, स्मार्ट फ्लाइट प्रोफाइल। मिसाइल को ज्यादा ऊंचाई से लॉन्च किया गया था, यहाँ पर थिन एयर की वजह से कम ड्रैग हुआ और मिसाइल ज्यादा देर तक एनर्जी बचा पाई। दूसरा, लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री। मिसाइल पहले ऊपर गई और फिर टारगेट पर ड्राइव करती है और इससे रेंज अपने आप बढ़ जाती है। और तीसरा कारण हो सकता है गाइडेंस सिस्टम या गाइडेंस सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का। मिड कोर्स गाइडेंस को सुधारा गया, एनर्जी वेस्ट कम हुआ और एंड गेम में ये ज्यादा लीथल हुई। मतलब साफ है कि सेम मिसाइल में स्मार्टर ब्रेन यूज करके 160 किलोमीटर की जो रेंज है ये प्राप्त करी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस अपग्रेड का इंडियन एयरफोर्स को क्या फायदा मिलेगा? पहला फायदा, फर्स्ट शॉट एडवांटेज। आप सब जानते हैं कि बीवीआर कॉम्बैट में किसने किसको पहले देखा, ये एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दूसरी चीज, लॉन्गर स्टैंड ऑफ किल रेंज हमको मिलती है। हम एनिमी एवैक्स और फाइटर जेट पर दबाव बना सकते हैं। राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस सभी को ये मिसाइल क्योंकि मिल रही है, इसीलिए भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य में ये खबर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि अस्त्र मार्क 2 को लेकर के भी डीआरडीओ ने ये कहा कि इसकी जो एक्सपेक्टेड रेंज है ये 240 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बेटर सीकर और ज्यादा लीथल एंड गेम प्रोफाइल देखने को मिलती है। वहीं अस्त्र मार्क 3 जो कि रैमजेट प्रोपल्शन पर बेस्ड होगी, इसकी रेंज को लेकर कहा गया कि इसकी रेंज भी तकरीबन 350 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। यानी कि साफ है कि आने वाले भविष्य में भारत की जो बीवीआर मिसाइल रेस है ये भारत को टॉप टियर में ले जाएगी और हम तमाम वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स की तुलना में न सिर्फ बराबरी में होंगे बल्कि कई क्षेत्र में उनसे आगे भी निकल चुके होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर और अस्त्र मार्क 1 का ये जो कॉम्बिनेशन था, इसने एक संदेश तो दुनिया को दे दिया है कि अब से भारत हथियारों को इंपोर्ट नहीं करता है बल्कि हथियारों को इवॉल्व भी करता है, और वो भी इंडिजिनस वे में और ज्यादा अच्छे तरीके से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।